Okay, students. So today we are going to learn about lipids. ठीक है. What are the physical properties of fatty acids? As we have already know about the fatty acids, the fatty acids are the main components of the lipids. So what are the physical properties of fatty acids? Fatty acids are basically compounds that contain carboxylic group and are largely determined by the length and degree of unsaturation of the hydrocarbon chain. जितनी भी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो लार्जली किससे डिटरमिन की जाती हैं कि लेंथ क्या है और डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितनी है हाइड्रोकार्बन चेन में. और द नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन अकाउंट्स फॉर द पुअर सॉल्युबिलिटी ऑफ फैटी एसिड्स इन वाटर. जितने ज़्यादा नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन्स होंगी, जितनी ज़्यादा लंबी होंगी, उतनी ज़्यादा वो पुअरली सॉल्युबल होंगे वाटर में. The longer the fatty acid chain and the fewer the double bonds, the lower is the solubility in water. जितनी लंबी चेन होगी और जितने कम डबल बॉन्ड्स होंगे उतनी ही पानी में सॉल्युबिलिटी इन फैटी एसिड्स की क्या होगी, कम होगी. जितनी छोटी फैटी एसिड चेन होगी और जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे उतनी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बेहतर होगी, ज़्यादा होगी पानी में. द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज़ पोलर. ये हमें सबको पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है वो हमेशा पोलर होता है एंड अकाउंट्स फॉर द स्लाइड सॉल्युबिलिटी ऑफ शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स इन वाटर. जिसकी वजह से फैटी एसिड्स जो हैं वो थोड़ा सा डिज़ोल्व हो जाते हैं पानी में. और यही वजह है कि हम हेड वाली साइड पे, जिस साइड पे क्या होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, साथ में हमारे पास जो है ना वो कुछ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं. अगर हम हेड वाली बात करें फॉस्फोलिपिड्स में तो चूंकि उसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है और फॉस्फेट ग्रुप जो है वो हमें पता है वाटर सोल्यूबल होता है, तो हेड जो है वो वाटर सोल्यूबल होता है और जो चेन है हाइड्रोकार्बन चेन है वो क्या होती है, वाटर इनसॉल्युबल होती है. एट रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो सेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं फ्रॉम 12:0 to 24:2 हैव अ वैक्सिक कंसिस्टेंसी. उनकी जो वैक्सिक कंसिस्टेंसी होती है वो कैसी होती है, वैक्स टाइप की होती है. वेयर एज अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स ऑफ दीज लेंथ्स आर ऑयली लिक्विड्स. जबकि इतनी ही लेंथ के जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल अपीयरेंस होती है, वो क्या होती है, लिक्विड होती है. 12:0 का मतलब है कि हमारे पास 12 की चेन थी, 12 फैटी एसिड्स की लगा ले, 12 से लेकर 24 फैटी एसिड्स वाली लॉन्ग जो चेन होती है, हाइड्रोकार्बन चेन होती है, वो थी. लेकिन उसमें जो अनसेचुरेशन थी वो बिल्कुल ज़ीरो थी. तो 0:0 का मतलब ये है यहाँ पे. मेल्टिंग पॉइंट्स आर ऑल्सो स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेंथ एंड डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन. The difference in melting points is due to different degrees of packing of the fatty acid molecules. जो मेल्टिंग पॉइंट्स में डिफरेंस आता है, हमने पढ़ा था कि जितने अनसेचुरेटेड होते हैं वो उनके मेल्टिंग पॉइंट्स कम होते हैं और जो सेचुरेटेड होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं. अब अनसेचुरेशन और सेचुरेशन होने से होता क्या है कि इनकी जो डिग्री ऑफ पैकिंग है ना वो बदलती है. जब डिग्री ऑफ पैकिंग बदलती है तो उससे उनका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो बदल जाता है. डिग्री ऑफ पैकिंग हमें समझ आएगी आइसोमरिज्म में. तो आइसोमरिज्म क्या है, आइसोमरिज्म इन फैटी एसिड्स के आइसोमर्स आर दी 2 और मोर सब्सटेंसेस कंपोज्ड ऑफ द सेम एलिमेंट्स. ये क्या हैं, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस हैं जो कि सेम एलिमेंट्स के बने होते हैं, कंबाइंड इन द सेम प्रोपोर्शंस बट डिफरिंग इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है लेकिन उनमें हर चीज़ की जो कम्बिनेशन है वो सेम प्रोपोर्शंस में होती है. द 2 इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म अमंग फैटी एसिड्स आर. आप इन शॉर्ट आइसोमरिज्म को ये भी कह सकते हो कि आइसोमरिज्म क्या होती है, जहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है वो सेम नहीं होता. तो डैट आर कॉल्ड आइसोमर्स. तो हमारे पास आइसोमरिज्म क्या होती है, 2 तरह की होती है, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म और पोजिशनल आइसोमरिज्म. सॉरी. अब आइसोमरिज्म अगर हम देखें सेचुरेटेड फैटी एसिड्स में, तो सेचुरेटेड फैटी एसिड्स में साथ में फिगर भी बनी हुई है कि सेचुरेटेड फैटी एसिड्स में डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है. सेचुरेटेड चेन्स में भी स्ट्रेट चेन्स और ब्रांच चेन्स. हमें पता है जो सेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो स्ट्रेट चेन्स भी हो सकते हैं, ब्रांच चेन्स भी हो सकते हैं. एग्जांपल ब्यूटारिक एसिड जो है वो स्ट्रेट चेन होता है, जबकि जो आइसोब्यूटारिक एसिड होता है वो ब्रांच चेन होता है. ये है ऊपर ब्यूटारिक एसिड जो कि स्ट्रेट चेन है और ये है आइसोब्यूटारिक एसिड जो कि ब्रांच्ड चेन है. देखते हैं कि these molecules can pack tightly together in nearly crystalline arrays with atoms all along their lengths in van der Waals contact with the atoms of neighboring molecules. तो ये हमारे पास फुली एक्सटेंडेड फॉर्म थी लेकिन वो क्या हो जाते हैं टाइटली. हर जो भी कॉर्नर है ना, ईच कॉर्नर रिप्रेजेंट कार्बन. हम हाइड्रोजन को शो नहीं करते होते क्योंकि पता है हमने वो उसको वैलेंसी के अकॉर्डिंग जो है ना वो लिख लेना होता है.
तो हर कॉर्नर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सारे इस तरह बिल्कुल जैसे एक स्प्रिंग होता है उस तरह से बहुत टाइटली पैक्ड हो जाते हैं। जब ये इतना टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, ऊपर जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो कि हमें पता है हम उसको हेड के तौर पे लेते हैं क्योंकि वो स्लाइटली जो है वो सॉल्युबल होता है वाटर में, और हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो सॉल्युबल नहीं होती वाटर में, वो बहुत ही कम सॉल्युबल होती है पानी में। तो ये जब टाइटली पैक्ड हो जाते हैं तो एक से एक क्रिस्टलाइन किस्म का जो है ना वो एरे एक कॉन्फर्मेशन में आ जाते हैं। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पहले हमने कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, और अब जो है हम कर रहे हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में ना थोड़ा सा सीन डिफरेंट होता है, और वो क्या होता है कि जहाँ पे भी अनसैचुरेशन प्रेजेंट होती है, यानी कि जहाँ कहीं पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वहाँ पे चेन में एक निक प्रोड्यूस हो जाता है, एक बेंड प्रोड्यूस हो जाता है। जब वो बेंड प्रोड्यूस हो जाता है तो उससे क्या होता है कि सारी की सारी चेन ना क्लोजली पैक नहीं हो पाती। जैसे अब आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि यहाँ से क्लोजली पैक है, लेकिन यहाँ पर आकर क्या हो गया कि वो डबल बॉन्ड था तो बेंड आ गया, तो यहाँ से क्लोजली वो पैक नहीं हो पाई। तो इस वजह से जो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, वो टाइटली पैक्ड नहीं होते। जब वो टाइटली पैक्ड नहीं होते जिसकी वजह से क्या होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। लेकिन जो घी होता है, फैट होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, उनमें चूँकि वो टाइटली पैक्ड होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर जो है ना वो मेल्टिंग पॉइंट्स उनके जो है ना वो हाई हो जाते हैं, क्योंकि उनको फिर मेल्ट करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है। अब जहाँ कहीं पे भी डबल बॉन्ड आता है ना अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, वहाँ पे दो तरह की कॉन्फर्मेशंस हो सकती हैं। एक को कहते हैं सिस और दूसरे को कहते हैं ट्रांस। सिस बॉन्ड्स कहाँ पर होते हैं या सिस कॉन्फर्मेशन कौन सी होती है, जहाँ पे डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द जितने भी जो भी कोई मॉलिक्यूल लगा हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन लगा होगा हाइड्रोकार्बन चेन में, तो हाइड्रोजन जो है ना वो एक ही साइड पे प्रेजेंट हो। जैसे यहाँ पर एक ही साइड पे ऊपर प्रेजेंट है तो इसको हम क्या कहेंगे, सिस। अगर एक हाइड्रोजन ऊपर हो और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के नीचे हो तो उसको हम क्या कहेंगे कि ट्रांस कॉन्फर्मेशन है। जैसे आप लोग जो है वो इधर डायग्राम में देख सकते हैं आगे। In unsaturated fatty acids, a cis double bond forces a nick in the hydrocarbon chain. Fatty acids with one or several such nicks cannot pack together as tightly as fully saturated fatty acids does, and their interactions with each other are therefore weaker. और इसी वजह से उनके क्या होते हैं कि उनके जो इंटरेक्शंस होते हैं एक दूसरे के साथ वो वीक हो जाते हैं और दे कैन नॉट टाइटली पैक्ड। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बेंड आ जाता है और वो टाइटली पैक नहीं हो पाते हैं, जैसे कि अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डायग्राम जो हमने देखी कि वो कितना एक दूसरे के साथ साथ टाइटली पैक्ड हो गए, लेकिन नीचे जो है वो ऐसे नहीं है, टाइटली पैक्ड नहीं है, कितना उनमें डिफरेंस आ गया है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली उनका कम हो जाएगा क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस नहीं होंगी। जब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस नहीं होंगी मेल्टिंग पॉइंट अपने आप कम होगा। बिकॉज लेस थर्मल एनर्जी इज नीडेड टू डिसऑर्डर दीज पुअरली ऑर्डर्ड एरेज ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, दे हैव मार्केडली लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स देन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऑफ द सेम चेन लेंथ, and that is why unsaturated fatty acids, the lipids which are formed from unsaturated fatty acids, are liquid at room temperature. नेक्स्ट इज ट्रांस कॉन्फर्मेशन। ट्रांस कॉन्फर्मेशन क्या है, जो मैंने अभी आपको बताई कि ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक कार्बन पे हाइड्रोजन ऊपर की तरफ को लगा हुआ है और दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन नीचे की तरफ को लगा हुआ है, यानी कि जो डबल बॉन्ड है उस पे हाइड्रोजन की पोजीशन सेम साइड पर नहीं है। जब ऑपोजिट साइड पर होती है तो उस कॉन्फर्मेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांस कॉन्फर्मेशन कहते हैं। A trans conformation या a trans configuration by contrast means that the adjacent two hydrogen atoms lie on opposite sides of the chain. As a result, they do not cause the chain to bend much. इसकी वजह से क्या होता है कि वो ज़्यादा बेंड नहीं होता जैसे कि सिस में हुआ था, and their shape is similar to straight chain fatty acids. और इनका जो शेप बनती है वो तकरीबन सिमिलर होती है किससे, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमने अभी ऊपर देखे थे उनसे मिलती जुलती है। तो ये भी जो है ना वो थोड़ा टाइटली पैक्ड हो जाते हैं। मोस्ट फैटी एसिड्स इन द ट्रांस कॉन्फर्मेशन या ट्रांस कॉन्फिगरेशन आर नॉट फाउंड इन नेचर, ये नेचर में नहीं पाए जाते, एंड आर द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन प्रोसेसिंग, और इनको जो है ना वो ह्यूमन प्रोसेसिंग के थ्रू किया जाता है। एग्जाम्पल हाइड्रोजिनेशन जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करवा दी
Example, oleic acid can exist in two forms, cis and trans oleic acid, which is also called as एलाइडिक एसिड. तो जो ट्रांस वाला ओलिक एसिड होता है उसको एलाइडिक एसिड भी कहते हैं. ये सिस ओलिक एसिड था और ये ट्रांस ओलिक एसिड जिसको एलाइडिक एसिड कहते हैं ये वो था. ठीक है. और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो कोई बैंड प्रोड्यूस नहीं हुआ, वो उसी तरह जिगजैग वाले बन रहे हैं और वो टाइटली एक दूसरे के साथ पैक हो जाते हैं. इन वर्टिब्रेट्स फ्री फैटी एसिड्स, जो फ्री फैटी एसिड्स हैं अनएस्टरिफाइड फैटी एसिड्स विद द फ्री कार्बोक्सिलेट ग्रुप सर्कुलेट इन द ब्लड, वो भी हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर रहे होते हैं, हमारे ब्लड में सर्कुलेट कर रहे होते हैं. ये नहीं होता कि हमारी बॉडी में जितने भी फैटी एसिड्स प्रेजेंट हैं उन सब ने ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट करना है, उन सब ने स्टेरिफिकेशन करनी है, उन सब ने लिपिड्स में कन्वर्ट हो जाना है. ऐसा नहीं होता. हमारे अंदर फ्री फैटी एसिड्स भी सर्कुलेट कर रहे होते हैं. बाउंड नॉन कोवलेंटली टू अ प्रोटीन कैरियर सीरम एल्ब्यूमिन, और वो जो है ना वो नॉन कोवलेंटली बाउंड भी हुए होते हैं कुछ प्रोटीन्स के साथ, कैरियर प्रोटीन्स के साथ, जिसमें से एक है सीरम एल्ब्यूमिन. इसके अलावा फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा. जो फैटी एसिड्स होते हैं वो ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं. मोस्टली एज कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव सच एज ईस्टर्स और एमाइड्स. ज़्यादातर जो फैटी एसिड्स होते हैं वो स्टेरिफाइड फॉर्म में ही होते हैं, यानी कि उनसे लिपिड्स ही बन गए होते हैं या एमाइड्स बन गए होते हैं हमारी बॉडी में. लेकिन द चार्ज्ड कार्बोक्सिलेट ग्रुप, these fatty acid derivatives are generally even less soluble in water than are the free fatty acids. जब चार्ज्ड कार्बोक्सिलेट ग्रुप नहीं होता तो जो फैटी एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं ना ये जनरली लेस सॉल्युबल हो जाते हैं इन वाटर देन आर द फ्री फैटी एसिड्स, उन फैटी एसिड्स के जो कि बिल्कुल फ्री हैं. तो फ्री फैटी एसिड जो है ना वो फिर भी थोड़े ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन जो चार्ज्ड कार्बोक्सिलेट ग्रुप वाले जो जिन पे नहीं होता कोई भी चार्ज्ड कार्बोक्सिलेट ग्रुप, वो वाले डेरिवेटिव्स जो हैं वो सॉल्युबल ज़्यादा नहीं होते हैं. आगे है पोजिशनल आइसोमरिज्म. पोजिशनल आइसोमरिज्म क्या है कि इन पोजिशनल आइसोमरिज्म द लोकेशन ऑफ द डबल बॉन्ड डिफर्स अमंग द आइसोमर्स. सो इसमें हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन एटम्स की पोजीशन बदलती है. ट्रांस में पढ़ा कि हाइड्रोजन एटम की पोजीशन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है, और जो पोजिशनल आइसोमरिज्म होती है उसमें क्या होता है कि डबल बॉन्ड की लोकेशन बदल जाती है. जैसे कि रेक्सिनिक एसिड विच इज़ अ माइनर एसिड इन टैलो एंड बटर फैट. बटर फैट में ये होता है एक माइनर एसिड है जो प्रेजेंट होता है और टैलो में होता है. टैलो जो है ना वो लेदर का एक प्रोडक्ट है. इज ट्रांस 11 ऑक्टा डेसिनोइक एसिड and is both a positional and geometric isomer of oleic acid. और ये क्या है, ये बेसिकली पोजिशनल और ज्योमेट्रिक आइसोमर है किसका, ओलिक एसिड का. द पोजिशन ऑफ द डबल बॉन्ड इफेक्ट्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फैटी एसिड टू अ लिमिटेड एक्सटेंट. अगर पोजीशन बदलेगी तो उससे मेल्टिंग पॉइंट भी बदलता है, बट लिमिटेड एक्सटेंट पे, थोड़ा बहुत ज़्यादा हद तक नहीं बदलता, लेकिन थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डबल बॉन्ड की पोजीशन पे भी असरअंदाज होता है, मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन से भी असरअंदाज होता है. नेक्स्ट है ट्राईग्लिसरॉल्स आर फैटी एसिड ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल. ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं कि जो ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल्स होते हैं यानी कि जो लिपिड्स होते हैं उनको ट्राईग्लिसराइड्स या ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल्स भी कहते हैं. उनको ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें 3 एसाइल ग्रुप्स होते हैं, तो ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल्स उनको कह देते हैं. ये साइड पे आर, ये सी डबल बॉन्ड ओ, तो इस वाले ग्रुप को क्या कहते हैं, एसाइल ग्रुप भी कहते हैं. तो द सिंपलेस्ट लिपिड्स कंस्ट्रक्टेड from fatty acids are the triacyl glycerols, also referred to as triglycerides, fats or neutral fats. Triacyl glycerols are composed of 3 fatty acids, each in ester linkage with the single glycerol. Those containing the same kind of fatty acid in all 3 positions are called simple triglycerols या simple triglycerides. The most naturally occurring triglycerides are mixed. They contain 2 or 3 different types of fatty acids. तो ये भी मैंने बात ऑलरेडी आई गेस कि आप लोगों को बताई थी कि ये जो फैटी एसिड चेन्स होती हैं डिफरेंट भी हो सकती हैं और सेम भी हो सकती हैं. अगर तो तीनों फैटी एसिड सेम मॉलिक्यूल लगे हैं, सेम तरह के लगे हैं, तो फिर उन लिपिड्स को क्या कहते हैं, सिंपल लिपिड्स या सिंपल ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं. और वो वाले लिपिड्स जिनमें तीनों फैटी एसिड्स जो हैं वो डिफरेंट लगे थे या 2 डिफरेंट लगे थे, उनको मिक्स्ड या कॉम्प्लेक्स्ड ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं.
जैसे कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, ये सी दोनों तरफ एच लगा हुआ है और साथ में ओ एच एक साइड पे लगा हुआ होता है। तो यहाँ से ओ एच जो है, एच इसका रिएक्ट करता है ग्लिसरॉल का और ओ एच रिएक्ट करता है फैटी एसिड का। तो हमारे पास जो है ना वो वाटर का तीन मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं और हमारे पास जो है ना वो एक लिपिड का मॉलिक्यूल यानी कि ट्राइग्लिसराइड बन जाता है। जो ओ बचता है ग्लिसरॉल का वो फैटी एसिड के कार्बन के साथ रिएक्ट कर लेता है, जो एसाइल कार्बन है उसके साथ रिएक्ट कर लेता है कार्बोनाइल कार्बन के साथ। तो हमारे पास जो है वो एक ट्राइग्लिसराइड बन जाता है। Because the polar hydroxyls of glycerol and the polar carboxylates of the fatty acids are bound in ester linkages, क्योंकि जो हाइड्रोक्सिल होता है पोलर होता है और जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो भी पोलर होता है। तो क्योंकि इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है तो उससे हमारे पास ईस्टर लिंकेज बनता है, यानी कि ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स ये क्या होते हैं, नॉन पोलर हो जाते हैं, क्योंकि पोलर ने तो आपस में रिएक्ट कर लिया, पीछे सारा नॉन पोलर बचा, इस वजह से लिपिड्स जो बनते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, नॉन पोलर हो जाते हैं। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स इसेंशियली इनसॉल्युबल इन वाटर, और ये हाइड्रोफोबिक होते हैं और इसी वजह से लिपिड्स जो हैं, ऑयल्स जो हैं, फैट्स जो हैं वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, ये बिल्कुल ही इनसॉल्युबल होते हैं। लिपिड्स हैव लोअर स्पेसिफिक ग्रेविटीज़, ये भी हम सबको पता है कि लिपिड्स की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कम होती है देन वाटर, विच एक्सप्लेन्स वाई मिक्सचर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स एंड मेक टू फेजेस, और इनसे जो है ना वो दो फेजेस बनती हैं, जैसे ऑयल विद द स्पेसिफिक लोअर ग्रेविटी फ्लोट्स ऑन द एक्वस फेज, तो वो जो है ना हमेशा एक्वस फेज के ऊपर फ्लोट करता रहता है। जैसे हमने अपने घरों में भी देखा होगा कि वेन एवर वी कुक we cook boiled rice, we always add some water and a small quantity of oil, ऐसा ही है, या घी फैट जो भी आप यूज़ करते हो। तो we can clearly see that oil do not mix in the water. ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स प्रोवाइड स्टोर्ड एनर्जी एंड इंसुलेशन, हमें पता है कि ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स जो होते हैं वो हमें स्टोर्ड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने कभी नोट किया हो कि अगर आपने कभी अपने हैंड्स पे थोड़ा सा ऑयल लगाया हो किसी भी किस्म का, या लोशन वगैरह भी हम यूज़ करते हैं सर्दियों में, तो चूँकि उसमें थोड़ी सी अमाउंट होती है सेरामाइड्स की, फैटी एसिड्स की, लिपिड्स की, ऑयल्स की, तो आप देखते हो कि एक बैरियर बन जाता है हमारी स्किन के ऊपर, जिसकी वजह से जो है ना वो वाटर लॉस हमारा नहीं होता, हमारी बॉडी से वाटर जो है वो बाहर नहीं जाता, तो हमारी बॉडी को एक हाइड्रेशन प्रोवाइड हो जाती है। एक तो ये वाटर बैरियर का काम करती है, लिपिड सबके सब, वैक्सेस सबके सब वाटर बैरियर का काम करती हैं, और ये शाइन भी करती हैं। अगर तो वैक्स है तो वो शाइन भी प्रोवाइड करती है ऑन अब्रेशन, ठीक है, ऑन रबिंग। इसके मैं एग्जांपल आपको दूँ तो जैसे एप्पल है, वाटरमेलन है, आप देखते हो कि उनकी सरफेस बहुत शाइनी होती है। आप थोड़ा सा किसी क्लॉथ के साथ, किसी नरम क्लॉथ के साथ एप्पल को साफ़ करो तो वो बहुत शाइन करने लग जाता है। क्यों शाइन करता है? क्योंकि उसके ऊपर वैक्सी लेयर होती है। वैक्स क्या होती है? वो भी लिपिड्स होते हैं। इसके अलावा आप वाटरमेलन को देखो तो वाटरमेलन के ऊपर भी बहुत शाइनी सरफेस होती है। आप उससे ज़रा मिट्टी साफ़ करो और उसको ज़रा एक सॉफ्ट क्लॉथ के साथ रब करो तो वो बहुत शाइन करने लग जाता है। तो ये वैक्सेस होती हैं। इसके अलावा वैक्सेस या लिपिड्स का काम क्या होता है कि ये एनर्जी स्टोर करती हैं, एनर्जी को। जब कभी हमने खाना ना खाया हुआ हो तो हमारे ये जो लिपिड्स जो हमारे अंदर स्टोर हुए हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते रहते हैं। इसके अलावा ये इंसुलेशन का काम भी करते हैं। इंसुलेशन का काम क्या कि बिल्कुल उस तरह से जैसे हीट हम बात करते हैं आइस की, या हम यूज़ करते हैं कॉटन वगैरह, सर्दियों में हम ब्लैंकेट्स यूज़ करते हैं। तो ब्लैंकेट क्या करता है? इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। ना तो हमारी बॉडी की हीट को ब्लैंकेट से बाहर जाने देता है और ना ही बाहर से कूल एयर को अंदर आने देता है। तो उसको कहते हैं एक इंसुलेशन, एक बैरियर। तो जो है लिपिड जो है वो इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं कि हमारी बॉडी की हीट को बाहर जाने नहीं देते, और इसके साथ साथ हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं और हमारी बॉडी को गर्म भी रखते हैं। तो इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स triacyl glycerols form a separate phase of microscopic oily droplets in the aqueous cytosol, serving as depots या deposits of metabolic fuel, जो कि सर्व करते हैं किसके तौर पे? मेटाबॉलिक फ्यूल के तौर पे। Invertebrates
Invertebrates specialized cells called adipocytes or fat cells store large amounts of triacylglycerols as fat droplets that nearly fill the cell, जो कि तकरीबन जो है ना वो पूरे के पूरे सेल को फिल ही कर लेते हैं। और ये जो एडिपोसाइट्स होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा लिपिड्स जो हैं वो स्टोर होते हैं। और फिर ये जो हैं अगर हम बहुत ज़्यादा कैलोरीज गेन कर रहे हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा कैलोरीज खा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा फैटी फूड खा रहे हैं, तो फिर ये जो एडिपोसाइट्स हैं ये हमारे एब्डोमेन के अराउंड जो है ना वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, और जिससे फिर जो है ना वो एब्डोमेन जो है वो एब्डोमेन फैट बढ़ जाता है और पेट जो है वो बड़ा हो जाता है। तो triacylglycerols आर ऑल्सो स्टोर्ड एज ऑयल्स इन द सीड्स ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ये जो triacylglycerols होते हैं ये ऑयल्स के तौर पे काफ़ी सारे सीड्स में भी स्टोर हुए होते हैं, जिनसे हमें पता है कि हम बहुत सारे सीड से ऑयल्स जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कनोला ऑयल हो गया, कनोला सीड से निकाला जाता है। मस्टर्ड ऑयल हो गया, मस्टर्ड की सीड से निकाला जाता है। सनफ्लावर ऑयल हो गया, सनफ्लावर सीड से निकाला जाता है। तो बहुत सारे सीड्स में ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं। मैं ये कहूँगी आप लोगों को कि जितने भी वेजिटेबल सोर्स से हमारे पास लिपिड्स आते हैं ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर लिक्विड इन नेचर, दैट इज़ दे आर ऑयल्स। और इसके अलावा जितने भी एनिमल फैट्स हैं हमारे पास आते हैं वो सब के सब जो है ना वो उनके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, और वो सब के सब क्या होते हैं, फैटी इन नेचर होते हैं। वो फैट्स होते हैं सेमी सॉलिड होते हैं। प्रोवाइडिंग एनर्जी एंड बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर्स ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। ये जो ऑयल्स होते हैं ये एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं सीड को, और इसके साथ साथ जो है ना वो बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर्स के तौर पे भी एक्ट करते हैं, क्योंकि इन ऑयल से आगे फर्दर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डेवलप होती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना इनसे डेवलप होती हैं। बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर्स होते हैं जो कि बनने होते हैं जब सीड जो है जर्मिनेट करता है, जब एक पौधे ने उगना है सीड से, तो उस दौरान जो है ना ये लिपिड्स बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं ऑफ यूजिंग टैग यानी कि ट्राइसाइलग्लिसरोल्स, इनके एडवांटेजेस क्या हैं? देयर आर टू सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस टू यूजिंग ट्राइसाइलग्लिसरोल्स एज स्टोर्ड फ्यूल्स रादर देन पॉलीसेक्राइड्स सच एज ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। तो ये जो है ना वो स्टोर्ड फ्यूल के तौर पे भी हमारे पास काम करते हैं रादर देन जो हम यूज़ करते हैं ग्लाइकोजन और स्टार्च वगैरह। फर्स्ट, द कार्बन एटम्स ऑफ फैटी एसिड्स आर मोस्ट रिड्यूस्ड देन दोज ऑफ यूगर्स। जो कार्बन जो फैटी एसिड्स हैं जब इन फैटी एसिड्स पे जो कार्बन एटम्स है जब उनको रिड्यूस किया जाता है तो उससे हमारे पास क्या होता है, एंड ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राइसाइलग्लिसरोल्स यील्ड मोर देन ट्वाइस एज मच एनर्जी ग्राम फॉर ग्राम एज द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो उससे हमें एनर्जी जो है ना वो तकरीबन डबल अमाउंट में मिलती है जितनी हमें कार्बोहाइड्रेट्स के ऑक्सीडेशन से मिलती है। तो सेकंड, बिकॉज ट्राइसाइलग्लिसरोल्स आर हाइड्रोफोबिक, चूँकि ये हाइड्रोफोबिक होते हैं देयरफॉर अनहाइड्रेटेड, और चूँकि इनमें वाटर नहीं होता क्योंकि पानी में डिजॉल्व नहीं होते ना, तो द ऑर्गेनिज्म दैट कैरीज फैट एज फ्यूल डज नॉट हैव टू कैरी द एक्स्ट्रा वेट ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन दैट इज एसोसिएटेड विद स्टोर्ड पॉलीसेक्राइड्स 2 ग्राम पर ग्राम ऑफ पॉलीसेक्राइड। क्योंकि जितने भी पॉलीसेक्राइड्स होते हैं उनको अपने साथ जो है ना वाटर अटैच करना पड़ता है हर हाल में। तो अगर 1 ग्राम हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होगा, पॉलीसेक्राइड होगा, उसके साथ 2 ग्राम जो है ना वो पानी जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जो फैट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, चूँकि ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं तो ये वाटर हीटिंग होते हैं, ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, वाटर के पास नहीं जाते। इस वजह से क्या होता है कि इनके साथ पानी जो है वो जुड़ता भी नहीं है। तो जो भी बंदा इनको कैरी कर रहा है यानी कि लिपिड्स को कैरी कर रहा है तो वो सिर्फ लिपिड्स को ही कैरी कर रहा है, वो साथ में एक्स्ट्रा वेट वाटर का कैरी नहीं कर रहा। तो ये भी एक इसके एडवांटेज में है, बट एडवांटेज भी तब है जब ये एक नॉर्मल क्वांटिटी में हो। अगर ये आप एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, अगर ये एक्सेस में है तो फिर बुरा है। उसके बाद फंक्शंस क्या हैं ट्राइसाइलग्लिसरोल्स के? इन सम एनिमल्स ट्राइसाइलग्लिसरोल स्टोर्ड अंडर द स्किन, ये अंडर द स्किन पे स्टोर हुए होते हैं, हमारे अंदर भी होते हैं, ठीक है, हमारी स्किन के बिल्कुल नीचे डर्मिस में बहुत ज़्यादा लिपिड्स वगैरह होते हैं। सर नॉट ओनली एज एनर्जी स्टोर्स, ये जो है एनर्जी स्टोर के तौर पे काम नहीं करते, बट एज इंसुलेशन, ये हम इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट लो टेम्परेचर, जब सर्दियाँ होती हैं उस दौरान। सील्स, walruses, penguins and other warm-blooded polar animals are amply padded with triacylglycerols। सील्स होगी, वॉलरसेस हो गए, पेंगुइन्स हो गए और दूसरे वाटर जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं जो पोलर रीजन्स में रहते हैं, उन सब के सब जो है ना उनकी स्किन में बहुत ज़्यादा लेयर जो है ना वो फैट्स की डली हुई होती है, यानी कि एम्पली बहुत ज़्यादा अच्छी तरह उनको जो है ना वो पैडेड किया हुआ होता है ट्राइसाइलग्लिसरोल से यानी कि लिपिड से।
इन हाइबरनेटिंग एनिमल जितने जो है वो हाइबरनेट करते हैं, जैसे बेयर्स हो गए फॉर एग्जांपल, द ह्यूज फैट रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड बिफोर हाइबरनेशन, तो वो क्या करते हैं, वो इतना ज़्यादा एक्सेस में खाते हैं और फैट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं कि उनकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फैट स्टोर हो जाता है। फिर जब वो 6 महीने की हाइबरनेशन पे जाते हैं तो वो फैट से जो है ना वो उनको एनर्जी मिलती रहती है और वो ज़िंदा रहते हैं। सर्व द डुअल पर्पसेस ऑफ इंसुलेशन एंड स्टोर्ड एनर्जी। उसके बाद ह्यूमंस हैं फैट टिश्यू, हमारे अंदर भी फैट टिश्यू होते हैं, कंपोज प्राइमरली ऑफ एडिपोसाइट्स, जो मैंने अभी बताया था कि एब्डोमेन के इर्द गिर्द जो है वो फैट इकट्ठा हो जाता है इन एडिपोसाइट्स में। अंडर द स्किन, हमारी स्किन के अंडर होते हैं, इन द एब्डोमिनल कैविटी एंड इन द मेमोरी ग्लैंड्स, और इसके अलावा ये मेमोरी ग्लैंड्स में भी होते हैं। मॉडरेटली ओबीज़ पीपल, जो मॉडरेटली ओबीज़ हैं, बहुत ज़्यादा ओबीज़ नहीं है लेकिन मॉडरेटली ओबीज़ हैं, विद 15 to 20 kg ऑफ ट्राइसाइल ग्लिसरॉल, उनके अंदर अगर 15 से 20 किलोग्राम ट्राइसाइल ग्लिसरॉल डिपॉजिट हुआ हुआ है इन देयर एडिपोसाइट्स, कुड मीट देयर एनर्जी नीड्स फॉर मंथ्स बाय ड्राइंग ऑन देयर फैट स्टोर्स। तो ऐसे तमाम लोग जिनके अंदर 15 से 20 kg उनका वज़न सिर्फ और सिर्फ लिपिड्स की वजह से है अगर, तो ऐसे लोग जो है ना वो महीनों ज़िंदा रह सकते हैं बगैर कुछ खाए हुए। इन कंट्रास्ट द ह्यूमन बॉडी कैन स्टोर, इसके अलावा एक थोड़ा सा जो है ना वो एक कंट्रास्ट है कि ह्यूमन बॉडी जो है ना वो स्टोर कर सकती है लेस देन अ डेज एनर्जी, कि एक दिन की एनर्जी भी बड़ी मुश्किलों से स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो अगर हम सिर्फ हमारा सोर्स अगर कार्बोहाइड्रेट्स होगा खाने पीने में, तो कार्बोहाइड्रेट से हमें सिर्फ एक दिन की एनर्जी बहुत मुश्किलों से मिलेगी, कि अगर हम एक दिन भूखा रहें, फाका करें एक दिन, फाका तो नहीं होगा खैर, एक दिन को तो हम फाका नहीं कहेंगे, फास्टिंग कह लेंगे, तो उससे जो है ना हमें एक दिन की एनर्जी बस मिलेगी जो स्टोर ऑलरेडी हमारे अंदर ग्लाइकोजन हुई होगी। Carbohydrates such as glucose and glycogen do offer certain advantages as quick sources of metabolic energy। तो हम ये नहीं कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स के कोई फ़ायदे नहीं हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के फ़ायदे भी हैं। वो क्या कि क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है, इससे जो है ना क्विकली हमें एनर्जी मिल जाती है। वन ऑफ विच इज़ देयर रैपिड एंड रेडिली सॉल्युबिलिटी इन वाटर। एक इनका क्या है कि ये रेडिली सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में, ये एक एडवांटेज है कार्बोहाइड्रेट्स का अपार्ट फ्रॉम द लिपिड्स के अलावा। इसके अलावा जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो हमें क्विकली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और इनको ऑक्सीडेशन भी जो है ना वो आसानी से हो जाती है। इनको ऑक्सीडेशन जो है वो बहुत मुश्किल से नहीं होती है, आसानी से हो जाती है। कम ऑक्सीजन में ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जिसकी वजह से हमें इनसे एनर्जी जो है वो जल्दी मिल जाती है। तो फर्स्ट प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा क्या होता है, हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट्स अब बॉडी में मौजूद नहीं हैं तो फिर सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं हमारे लिए, लिपिड्स होते हैं। एंड देन अगर लिपिड्स भी आपकी बॉडी में नहीं हैं तो फिर थर्ड टर्शरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है हमारे पास, प्रोटीन्स होते हैं। और अगर प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे अंदर यूज़ होना शुरू हो जाएं, वो हमारे अंदर अगर ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएं, तो उससे क्या होगा, हमारी मसल डिटेरियोरेशन स्टार्ट हो जाएगी एंड दिस इंडिकेट्स द डेथ। और ये जो है ना इंडिकेट करती है कि द पर्सन इज़ गोइंग टू बी डाई, कि जो पर्सन है वो अब तकरीबन ख़त्म होने वाला है। अगर उसको फ़ौरन से जो है ना वो रिहेबिलिएट नहीं किया जाता, अगर उसको फ़ौरन से जो है ना वो उसको एनर्जी रिजर्व दोबारा से प्रोवाइड नहीं किए जाते, यानी कि उसको फ़ौरन से अगर खाना शाना नहीं खिलाया जाता तो। These are the references, students. If you have any question, please do let me know.